नमस्कार, मेरा नाम सपना शर्मा सारस्वत है। मैं समाजशास्त्र में सहायक प्राध्यापक के पद पर शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज के मेरे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को हम लोग दो भागों में समझेंगे। पहले भाग में वर्ण का अर्थ होगा, वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरे भाग में वर्ण धर्म होगा, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व और वर्ण व्यवस्था के दोष। वर्ण व्यवस्था के अर्थ को समझने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी दूं। वैदिक सभ्यता 4500 वर्ष पूर्व का माना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वैदिक सभ्यता उन्नत सभ्यता थी, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, परिवार, धर्म, सामाजिक मूल्यों को ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया गया जिससे समाज और व्यक्ति को एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके। इस युग की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। यद्यपि इसी युग में अथर्ववेद, सामवेद तथा यजुर्वेद की भी रचना कर ली गई थी। समाज को लोगों के गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का आरंभ भी इसी काल में हुआ। यही वजह है कि मैं आपसे कह रही थी कि वर्ण व्यवस्था के अर्थ को समझने से पहले हम वैदिक सभ्यता को जान लें। वर्ण के अर्थ को समझते हैं। भारतीय शास्त्रकारों ने वर्ण को, हिंदू समाज को 4 भागों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो 4 भागों में वर्गीकृत किया है और जो संस्तरण दिया है, इसी को ही वर्ण व्यवस्था कहा गया है। वर्ण को हम शाब्दिक दृष्टि से जब देखते हैं तो उसके 3 अर्थ हमारे सामने आते हैं। एक है वर्ण या चुनने के आधार पर, और दूसरा है रंग के आधार पर, और तीसरा है वृत्ति या स्वभाव के आधार पर। शास्त्रकारों का कहना है कि हम वर्ण को शाब्दिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, चूंकि वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण और कर्म से है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, अर्थात मैंने ही इन 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। वर्ण व्यवस्था के अर्थ के बाद अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्रह्मा को एक विराट पुरुष माना गया है, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति। जिस तरीके से शरीर के यह अंग कार्य करते हैं, उसी तरीके से मुख का कार्य बोलने का है, तो ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन का था, यज्ञ आदि संपन्न कराने का था, मंत्रोच्चार आदि का था। और उसी तरीके से भुजाएं हमारी शक्ति का परिचायक है, तो क्षत्रियों का काम था कि प्रजा की रक्षा करना और समाज की रक्षा करना। और उदर से संबंधित कार्य वैश्यों के पास था, जो पशुपालन, गौ रक्षा और व्यवसाय इत्यादि का कार्य करते थे। और चूँकि पैर संपूर्ण शरीर का भार वहन करता था, तो शूद्रों के लिए भी बताया गया था कि वह अपने से तीनों वर्णों की सेवा और समाज की सेवा का कार्य शूद्रों के पास था। उपनिषदों के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए उपनिषद बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, जिनसे वर्ण की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति की, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप। लेकिन ये देखा गया कि ब्राह्मणों से सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालित नहीं हो रही है, तो ब्रह्मा ने क्षत्रियों की उत्पत्ति की। और जब ये देखा गया कि क्षत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो क्रमशः वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो जब हम उपनिषद में वर्ण के सिद्धांत को देखते हैं तो 2 बातें स्पष्ट होती है। पहला तो आवश्यकता के अनुरूप वर्ण की उत्पत्ति हुई,
और दूसरा कि वर्ण में व्यक्ति अपनी स्वभाव के अनुरूप सेवाएं प्रदान कर रहा है। महाभारत में वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत। महाभारत में ब्रह्मा को वर्ण की उत्पत्ति का कर्ता बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र। शांति पर्व में महर्षि भृगु अपने शिष्य भारद्वाज से कहते हैं कि आरंभ में द्विजवर्ण अर्थात ब्राह्मण वर्ण ही था, बाद में यही द्विजवर्ण 4 वर्णों में बटा और जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। और महाभारत में रंग के आधार पर भी वर्ण के बारे में चर्चा की, उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है और कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मण सतोगुणों से युक्त होता है अर्थात सतोगुण पवित्रता का परिचायक है, तो महाभारत में भी सतो, रजो और तमोगुण की उत्पत्ति में चर्चा की गई है। गीता में वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत। गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही इन 4 वर्णों की रचना की है। और गीता में वर्ण की उत्पत्ति में गुणों का विशेष स्थान है। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और श्री कृष्ण ने इन्हीं गुणों को ध्यान में रखकर गीता में वर्ण की उत्पत्ति को बताया है। व्याख्यान के दूसरे पार्ट में विभिन्न वर्णों का कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्ण को देखते हैं। कर्तव्य को हम वर्ण धर्म भी कह सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण का जो कर्तव्य है वो मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अभ्यास करना, तप करना, अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञों का संपादन करना इत्यादि बताए गए हैं। उसके साथ ही गीता में भी ब्राह्मणों के 7 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। आत्मा की शुद्धता, इंद्रियों का दमन, पवित्र कर्म, धर्मानुरूप आचरण, क्षमाशीलता, ज्ञान का संचय एवं सत्य का आचरण। मनुस्मृति में पवित्रतापूर्ण जीवन बिताने पर भी ब्राह्मण वर्ण को जोर दिया गया है। क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्य। मनुस्मृति में बताया गया है कि क्षत्रियों को परोपकार करना, प्रजा की रक्षा और युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। गीता में भी क्षत्रियों के 7 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से ना भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। वैश्य वर्ण के कर्तव्य। वैश्य वे हैं महाभारत के अनुसार जो व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य से अन्न का संग्रह करने में रुचि रखते हैं। मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के कर्तव्य बताए गए हैं। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना, कृषि करना। गीता के अनुसार वैश्य वर्ण के कर्तव्य हैं कृषि, गौरक्षा और व्यापार। शूद्र वर्ण के वर्ण धर्म। शूद्रों का केवल एक ही धर्म माना गया है, वह है अन्य 3 वर्णों की बिना ईर्ष्या भाव के सेवा करना। जहाँ शूद्रों का कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना है, वहाँ अन्य वर्णों का यह दायित्व भी है कि वे शूद्रों की आवश्यकता की पूर्ति करते रहें। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। वर्ण की पहली विशेषता है श्रम विभाजन पर आधारित है। निश्चित रूप से चारों वर्ण के कार्य निर्धारित हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह श्रम विभाजन पर आधारित है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विशेषीकरण में सहायक है। जब आप निश्चित प्रकार के कार्य करते हैं तो कार्य की में निपुणता आती है, तो वह उसमें आप विशेषज्ञता हासिल करते हैं। कर्म गुण एवं स्वभाव पर आधारित है। ये भी श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं गुण और कर्म के आधार पर ही वर्ण की रचना किया हूं। वर्ण शक्ति और अधिकारों का निश्चित वितरण करता है। जहां पर श्रम निश्चित है वहां पे शक्ति और अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। वर्ण में गुणात्मक प्रेरणा पाई जाती है, अर्थात गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा हमें वर्ण प्रदान करता है। वर्ण स्वधर्म के पालन को भी महत्व देता है, अर्थात आप जिस वर्ण से संबंधित है उस वर्ण का जो वर्ण धर्म है आप उसका पालन कीजिए, ये वर्ण हमें बताता है। वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व। सबसे पहले हम देखते हैं कर्तव्य पालन की प्रेरणा। निश्चित रूप से समाज में वर्ण व्यवस्था का महत्व है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कर्तव्य का पालन करता है और यही वजह है कि सामाजिक व्यवस्था समुचित रूप से चलायमान है। दूसरे महत्व के रूप में देखते हैं कि श्रम विभाजन व विशेषीकरण की अद्वितीय व्यवस्था है। निश्चित रूप से, क्योंकि श्रम विभाजन और विशेषीकरण कार्य की निपुणता जो है विशेषीकरण लाती है, तो वास्तव में वर्ण व्यवस्था समाज के लिए एक अभूतपूर्व अद्वितीय व्यवस्था है। तीसरा हम देखते हैं कि लचीली व्यवस्था। लचीली अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी वर्ण में परिवर्तनशीलता का गुण है, क्योंकि वर्ण गुण और कर्म पर आधारित है। यदि आप अपने गुणों में परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के पश्चात आप वर्ण में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए यह एक समाज के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है, लचीली व्यवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। चूंकि गुण और कर्म जिसका जैसा होगा उसे वह वर्ण मिलेगा, तो इसलिए हमारे मन में असंतोष नहीं होता और कार्यों का बंटवारा भी रहता है, जिससे सामाजिक संघर्ष समाज में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम समानता की नीति पर आधारित इसकी महत्ता है। चूंकि समानता की नीति पर इसलिए आधारित कहा जा सकता है क्योंकि सभी वर्णों की समाज में समान महत्ता है, इसलिए यह समानता की नीति पर आधारित है। फिर हम देखते हैं शक्ति संतुलन बनाए रखने में योग है इसका। समाज में 4 प्रकार की शक्ति होती है: ज्ञान की शक्ति, शस्त्र की शक्ति, संपत्ति की शक्ति और सेवा की शक्ति। और चूंकि ये चारों शक्ति चारों वर्णों के पास है, इसलिए शक्ति संतुलन बनाए रखने में योगदान है। वर्ण व्यवस्था के दोष। हम वर्ण व्यवस्था के दोष के रूप में कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। इसलिए बाधक है क्योंकि यहाँ पर संस्तरण 4 भागों में बताया गया है, तो निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि शूद्र वर्ण को विकास का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ इस व्यवस्था में क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उनके रंग के आधार पर, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर वर्ण का बंटवारा हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं कि समाज में अस्पृश्यता और शोषण का जन्म हुआ। निश्चित रूप से जहां संस्तरण था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में बटा हुआ था, तो निश्चित रूप से अस्पृश्यता और शोषण होगा समाज के अंदर। फिर हम एक ये भी बात कह सकते हैं इसके दोष के रूप में कि प्रजातंत्र के स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो चूंकि बंटवारा है, संस्तरण है, एकता की कमी है, तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र का स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वर्ण का आधार गुण और कर्म था। मैंने आपको वर्ण टॉपिक को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ाया। पहला था वर्ण का अर्थ और वर्ण के उत्पत्ति के सिद्धांत। दूसरे भाग में मैंने वर्ण धर्म, वर्ण की विशेषता, वर्ण का समाजशास्त्री महत्व और वर्ण के दोष के बारे में बताया। धन्यवाद।